हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हालचाल। हमें उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगी, मस्त होंगी और आप सबकी तैयारी एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। तो स्वागत है एक बार फिर से यूपीटी प्लस CNM के फीमेल हेल्थ वर्कर के नर्सिंग क्लास को लेकर एक बार फिर हाजिर हैं। बालक स्वास्थ्य नर्सिंग पढ़ रहे हैं लेक्चर नंबर 22 के साथ। तो हमने 21 लेक्चर कंप्लीट कर लिया है, तो एक बार प्लेलिस्ट में विजिट करके जरूर देखिए। हमने 6000 प्लस क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। तो 6000 प्लस क्वेश्चन कराना कोई आसान बात नहीं है। आप एक बार प्लेलिस्ट में विजिट कीजिए, आप देखेंगे आपको हर कंटेंट में दम मिलेगा। तो हर कंटेंट दमदार है और आज कुछ नए तरीके के साथ आप हर क्वेश्चन का पोस्टमार्टम, हर ऑप्शन का पोस्टमार्टम करने वाले हैं। एकदम शानदार तरीके से, एकदम जीरो लेवल के साथ शुरुआत की जा रही है। तो शानदार तरीके से लेक्चर नंबर 22 का आनंद लीजिए और सेशन पसंद आएगा तो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप यूपी एनएम, बिहार एनएम, किसी भी स्टेट एनएम की तैयारी कर रही हैं तो सेशन शानदार होने वाला है। तो आइए देखते हैं, टॉप 30 क्वेश्चन करेंगे। इन क्वेश्चनों के आंसर देने की कोशिश कीजिएगा और लास्ट में कमेंट में हमें जरूर बताएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एरिक्सन में के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के अनुसार 6 से 12 वर्ष के बच्चे किस संकट का सामना करते हैं? स्वायत्तता वर्सेस शर्म, या पहल वर्सेस अपराध बोध, या परिश्रम वर्सेस हीनता, या पहचान वर्सेस भूमिका भ्रम। तो कह रहा है एरिक्सन के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के अनुसार 6 से 12 वर्ष के बच्चे किस संकट का सामना करते हैं? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा परिश्रम वर्सेस हीनता। परिश्रम वर्सेस हीनता मतलब एरिक्सन के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के अनुसार क्या 6 वर्ष से 12 वर्ष के बच्चे किस संकट का सामना करते हैं? परिश्रम वर्सेस हीनता। तो कह रहा एरिकन के अनुसार जो हमारा क्या है, परिश्रम वर्सेस हीनता के चरण में होते हैं, जहां वे कौशल सीखते हैं और सफलता की भावना विकसित करते हैं। परिश्रम वर्सेस हीनता के चरण में क्या होते हैं, वहां वे क्या करते हैं, कौशल सीखते हैं और सफलता की भावना विकसित करते हैं। स्वायत्तता वर्सेस शर्म में, इसमें 1 से 3 वर्ष की आयु से बच्चे, जो स्वायत्तता वर्सेस शर्म है यह किस उम्र के लिए? 1 से 3 वर्ष के लिए। फिर पहल वर्सेस अपराध बोध क्या है? 3 से 6 वर्ष के लिए। और पहचान वर्सेस भूमिका, यह क्या है? भूमिका भ्रम या किशोरावस्था में होता है। तो उम्मीद है आपको फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो कह रहा है कोहलबर्ग ने के नैतिक विकास सिद्धांत में पोस्ट कन्वेंशनल स्तर क्या दर्शाता है? नियमों का पालन, सजा के डर से, या समाज की अपेक्षाओं को पूरा करना, या व्यक्तिगत सिद्धांतों और अधिकारों का पर आधारित नैतिकता, या पुरस्कार प्राप्त करने की इच्छा। तो कह रहा कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में पोस्ट कन्वेक्शनल स्तर क्या दर्शाता है? तो पोस्ट कन्वेक्शनल स्तर क्या दर्शाता है? तो हमारा सेकंड का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्यक्तिगत सिद्धांतों और अधिकारों पर आधारित नैतिकता। तो व्यक्तिगत सिद्धांतों और अधिकारों पर आधारित नैतिकता यह क्या पोस्ट कन्वेक्शनल स्तर दर्शाता है। तो पोस्ट कन्वेक्शनल क्या नैतिकता और व्यक्तिगत सिद्धांतों जैसे कि न्याय और मानवाधिकार पर आधारित है। यह क्या न्याय और मानवाधिकार पर आधारित है। यह प्री कन्वेंशनल स्तर यानी फर्स्ट स्टेज का हिस्सा है और यह कन्वेंशनल स्तर जो थर्ड स्टेज से संबंधित है। तो क्या है दूसरा क्या थर्ड स्टेज से, और हमारा जो डी वाला है यह प्री कन्वेंशनल स्तर यानी सेकंड स्टेज का लक्षण है। तो हमारा ये क्या था, व्यक्तिगत सिद्धांत क्या था, पोस्ट कन्वेंशनल स्तर दर्शाता है किसके लिए? नैतिकता विकास सिद्धांत के लिए। नेक्स्ट तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। तो कह रहा है बच्चे में लेटरलाइजेशन का क्या अर्थ है? मस्तिष्क के दोनों हिस्सों का समान विकास, या मस्तिष्क के एक हिस्से में विशिष्ट कार्यों का केंद्रीकरण, या भाषा विकास में देरी, या संवेदी गामक कौशल का विकास। तो कह रहा क्या बच्चे में लेटरलाइजेशन का क्या अर्थ है? तो बच्चों में लेटरलाइजेशन का अर्थ क्या है? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर क्या, मस्तिष्क के एक हिस्से में विशिष्ट कार्यों का केंद्रीकरण। विशिष्ट कार्यों का केंद्रीकरण यह कहाँ होता है? मस्तिष्क के बाएं से दाएं हिस्से में। मस्तिष्क के बाएं से दाएं हिस्से में क्या होता है? विशिष्ट कार्य, जैसे बाएं से दाएं हिस्से में भाषा केंद्रित होते हैं। बाएं से दाएं हिस्से में क्या होते हैं? भाषा केंद्रित होते हैं। फिर यहाँ पर कह रहा बच्चे के मस्तिष्क के दोनों हिस्सों का समान विकास, यह क्या, यह समान प्रक्रिया नहीं है। यह क्या, यह समान प्रक्रिया नहीं है। यह हमारा क्या समान प्रक्रिया नहीं है। कह रहा भाषा के विकास में देरी, यह भाषा के विकास से संबंधित नहीं है। संवेदी गामक कौशल विकास, यह क्या, यह संवेदी गामक क्या है? पियाजे से जुड़ा है। जो संवेदी गामक सिद्धांत है क्या, कौशल विकास क्या, यह पियाजे से जुड़ा है।
तो ये सारे डिटेल के साथ वही चीज़ें बताई गई हैं। नेक्स्ट कह रहा साइलेंट पीरियड किस भाषा विकास चरण से संबंधित है। साइलेंट पीरियड क्या किस भाषा विकास चरण से संबंधित है। बच्चा शब्दों को दोहराता है, तो बच्चा शब्दों को दोहराता है, इसका मतलब क्या हुआ, यह इको ले लिया चरण से संबंधित है, या क्या इको ले लिया चरण से संबंधित है। फिर कह रहा बच्चा सुनता है और लेकिन बोलता नहीं है। बच्चा सुनता है लेकिन बोलता नहीं है, या क्या साइलेंट पीरियड क्या है 12 से 18 वर्ष की उम्र के बच्चों के लिए, 12 से 18 महीने, 12 से 18 महीने में बच्चा क्या होता है, भाषा को समझता है लेकिन कम बोलता है। तो 12 से 18 महीने में क्या बच्चा सुनता है लेकिन क्या बोलता कम है। बच्चा 2 शब्द वाक्य बनाता है, या क्या टेलीग्राफिक स्पीच यानी 18 से 24 महीने में होता है, या क्या 18 से 24 महीने में होता है। फिर यह गलत व्याकरण का प्रयोग करता है, यह ओवर क्या होता है, ओवर रेगुलेशन चरण से जुड़ा है। तो इसका राइट आंसर साइलेंट पीरियड किस भाषा का विकास चरण है। तो यह इसमें क्या है, बच्चा सुनता है और लेकिन बोलता नहीं है, यानी चौथे का राइट आंसर हमारा हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर बी। तो बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें क्या कह रहा साइलेंट पीरियड 12 से 18 महीने बच्चा क्या समझता है लेकिन कम बोलता है, यह इको ले लिया चरण से संबंधित है, या टेलीग्राफ स्पीच से यानी 18 से 24, और यह ओवर रेगुलेशन से। ये सारे क्या है ऑप्शन के आपके डिटेल हैं। कर विकास की संवेदिक अवधि के बारे में कौन सा कथन सही है। यह केवल शारीरिक विकास से संबंधित है, इस अवधि के बाद कौशल सीखना असंभव है, या यह एक विशिष्ट कौशल सीखने के लिए सर्वोत्तम समय है, या केवल किशोरावस्था में होता है। तो यहाँ पर कह रहा विकास की संवेदनशील अवधि के बारे में कौन सा कथन सही है। तो कौन सा कथन सही हो जाएगा, तो हमारा पांचवे का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। यह एक विशिष्ट कौशल सीखने का क्या सर्वोत्तम समय है। तो विकास की संवेदी अवधि क्या है के बारे में कौन सा कथन है, यह क्या एक विशिष्ट कौशल सीखने का सर्वोत्तम समय है। और संवेदनशील अवधि में बच्चा किसी भी कौशल जैसे भाषा को आसानी से सीखता है। तो इसमें क्या होता है, किसी भी कौशल क्या होता है, भाषा को आसानी से सीख सकता है। जो हमारा यह केवल शारीरिक विकास से संबंधित है, क्या संज्ञानात्मक और सामाजिक विकास से जुड़ा है। फिर यह कह रहा कि इस अवधि में कौशल सीखना असंभव है। तो कौशल बाद में सीखे जा सकते हैं लेकिन कठिनाई होती है। फिर कह रहा है यह केवल किशोरावस्था में होता है, किशोरावस्था या क्या शैशवावस्था और बाल्यावस्था में भी होता है, यह शैशवावस्था और बाल्यावस्था में भी होता है। नेक्स्ट, तो ये चीज़ें दी गई हैं जो हमने बताया वही चीज़ है। शैशवावस्था और बाल्यावस्था में कौशल के बाद सीखे जा सकते हैं, यह संज्ञानात्मक है, सामाजिक विकास। नेक्स्ट, कह रहा है लैक्टोज इंटॉलरेंस वाले बच्चों के लिए सबसे उपयुक्त आहार क्या है, गाय का दूध, सोया दूध, बकरी का दूध या नारियल पानी। तो कह रहा है लैक्टोज इंटॉलरेंस वाले बच्चे में सबसे उपयुक्त आहार कौन सा है। तो लैक्टोज इंटॉलरेंस वाले बच्चों में सबसे उपयुक्त आहार है हमारा सोया दूध। इसमें क्या लैक्टोज मुक्त होता है, जो सोया दूध है इसमें लैक्टोज क्या होता है, मुक्त होता है। और कह रहा गाय के दूध में क्या लैक्टोज होता है, और बकरी के दूध में लैक्टोज क्या होता है। और नारियल पानी में भी क्या है, नारियल पानी किसके लिए, पोषण की कमी को पूरा नहीं करता, या पोषण की कमी को, पानी की पोषण की कमी को पूरा नहीं करता। जो नारियल पानी क्या है, पानी की पोषण कमी को पूरा नहीं करता है। तो ये सारी चीज़ें लिखी गई हैं इसको जो बताया गया। नेक्स्ट, कह रहा वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग ट्रेड्स इनिशिएटिव के अनुसार भारत में एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग दर क्या है, 25%, 55%, 75%, 90%। तो कह रहा वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग ट्रेड्स इनिशिएटिव के अनुसार भारत में एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग दर कितनी है। तो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग दर हमारी कितना है, ऑप्शन नंबर 7 का हो जाएगा बी, 55%। तो कह रहा NFHS के अनुसार, तो इसमें कह रहा क्या NFHS 5 2019 से 21 के अनुसार भारत में 55% शिशुओं को 6 महीने तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग मिलती है। 25% क्या है, यह बहुत कम है। 75% WHO के अनुसार क्या है, यह 2025 के करीब रखा गया है। और 90% अभी हासिल नहीं हुआ है, नेक्स्ट, कह रहा जिंक सप्लीमेंट का डायरिया के उपयोग में क्या योगदान है, रोग की अवधि कम करना, पानी की कमी दूर करना, बुखार कम करना या संक्रमण रोकना। तो कह रहा जिंक सप्लीमेंट का डायरिया के उपचार में क्या योगदान है। जो हमारा जिंक सप्लीमेंट होता है डायरिया के उपचार में कौन सा उपचार होता है। तो यह क्या रोग की अवधि कम करता है, यह रोग की अवधि को क्या करता है, 25% तक कम करता है। तो जिंक क्या है, डायरिया रोग की अवधि को 25% तक कम करता है।
जो हमारा पानी की कमी को कौन दूर करता है? ORS पानी की कमी को। और पैरासीटामॉल क्या होता है? बुखार को कम करता है। और एंटीबायोटिक संक्रमण को रोकते हैं। तो ये सारी चीज़ें लिखी गई हैं। नेक्स्ट, कर कुपोषण में ट्रिपल बर्डन का में क्या शामिल नहीं है? तो कह रहा ट्रिपल बर्डन में क्या शामिल नहीं है? अल्प पोषण, मोटापा, सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी या प्रोटीन, ऊर्जा, कुपोषण। तो कह रहा कुपोषण के ट्रिपल बर्डन में क्या शामिल नहीं है? तो कुपोषण के ट्रिपल बर्डन में हमारा प्रोटीन, ऊर्जा, कुपोषण यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट, ए शामिल नहीं है। तो प्रोटीन, ऊर्जा, कुपोषण क्या है? अल्प पोषण का हिस्सा है। जो हमारा क्या है? कुपोषण, प्रोटीन, ऊर्जा, कुपोषण क्या है? यह अल्प पोषण का हिस्सा है। और क्या है? जो हमारे ABC हैं यह क्या है? ट्रिपल बर्डन में शामिल हैं। ट्रिपल बर्डन में अल्प पोषण, मोटापा और सूक्ष्म पोषक तत्व भी क्या होते हैं? शामिल होते हैं, जैसे अल्प पोषण, मोटापा और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी। तो बढ़ते हैं आगे। तो कह रहा प्रोटीन, ऊर्जा, कुपोषण अल्प पोषण का हिस्सा है और ABC ट्रिपल बर्डन में अल्प पोषण, मोटापा और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी शामिल है। नेक्स्ट, कर ऑर्गेनिक फूड का प्राथमिक लाभ क्या है? कीटनाशक अवशेषों से मुक्त होते हैं, सस्ता और सुलभ होता है और अधिक कैलोरी युक्त है, स्वाद में बेहतर है। तो कह रहा जो हमारा ऑर्गेनिक फूड है, तो ऑर्गेनिक फूड का प्राथमिक लाभ क्या है? जो हमारा ऑर्गेनिक फूड है इसका प्राथमिक लाभ है रासायनिक कीटनाशक इसमें नहीं होते हैं। तो इसमें क्या होते हैं? रासायनिक कीटनाशक नहीं होते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा कीटनाशक अवशेषों से मुक्त होते हैं। और यह क्या होता है? यह अक्सर सस्ता और सुलभ होता है? नहीं, यह क्या होता है? अक्सर महंगा होता है। अधिक कैलोरी युक्त होते हैं या अधिक कैलोरी युक्त होते हैं। कैलोरी सामग्री क्या होती है? समान होती है। कैलोरी सामग्री क्या होगी? समान होगी। इसमें अधिक कैलोरी नहीं होता। स्वाद में बेहतर होते हैं। स्वाद व्यक्ति पर निर्भर करता है कि स्वाद कैसा होता है। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑफ द राइट्स ऑफ द चाइल्ड के किस अनुच्छेद में बाल श्रम निषेध है? अनुच्छेद 28, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 19 या अनुच्छेद 6। तो कह रहा यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑफ द ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड यानी UNCRC के अनुच्छेद में बाल श्रम निषेध है। तो बाल श्रम क्या है? अनुच्छेद नंबर 32। अनुच्छेद 32 में बताया गया कि बच्चों का आर्थिक शोषण और खतरनाक कार्यों से सुरक्षा देता है। जो अनुच्छेद 32 है क्या? बच्चों को आर्थिक शोषण और खतरनाक कार्यों से क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। जो हमारा अनुच्छेद 28 है यह शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 28 शिक्षा के अधिकार से है और अनुच्छेद 19 शोषण और उपेक्षा से सुरक्षा देता है। फिर हमारा अनुच्छेद 6 है जीवन के अधिकार से जुड़ा है। तो बढ़ते हैं आगे। ये सारी चीज़ें कह क्या? अनुच्छेद 32 आर्थिक शोषण और खतरनाक कार्य सुरक्षा, अनुच्छेद 28 शिक्षा के अधिकार संबंधित, 19 शोषण और उपेक्षा से सुरक्षा देता है और अनुच्छेद 6 जीवन के अधिकार से जुड़ा है। तो बढ़ते हैं आगे। फिर सेशन यदि आपको पसंद आ रहा है तो सेशन को लाइक शेयर करते रहिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। कर बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अनुसार बाल विवाह को रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? केवल पुरुष की, केवल समाज की, प्रत्येक नागरिक की या केवल स्कूलों की? तो इसमें कह रहा बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अनुसार बाल विवाह रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? तो बाल विवाह रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? तो हमारा प्रत्येक नागरिक की है। तो प्रत्येक नागरिक चाहेगा तभी तो रोका जा सकता है। और ये केवल पुलिस की, केवल, ये सब सारे क्या है? अपूर्ण उत्तर हैं। नेक्स्ट कह रहा अगला है चाइल्ड ट्रैफिकिंग रोकने के लिए कौन सा अधिनियम लागू है? पॉक्सो अधिनियम 2012 या ITPA 1956 या JJ अधिनियम 2015 या RT अधिनियम 2009। तो यहाँ पर क्या रहा है? चाइल्ड ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए। तो चाइल्ड ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ITPA 1956। तो ITPA का फुल फॉर्म होता है इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट। इमोरल ट्रैफिकिंग TRAFFIC ट्रैफिक प्रिवेंशन प्रिवेंशन एक्ट ACT एक्ट या क्या? मानव तस्करी को रोकने के लिए है। तो मानव तस्करी को रोकने के लिए। और हमारा क्या है? ऑप्शन नंबर ए, ये हमारा क्या? पॉक्सो एक्ट, ये हमारा क्या? यौन शोषण से संबंधित है या क्या? यौन शोषण से संबंधित है। और JJ अधिनियम यह किशोर न्याय से जुड़ा है। और RT अधिनियम यह शिक्षा के अधिकार से जुड़ा है।
तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा क्या, यह हो जाएगा, और यह पॉक्सो और जे अधिनियम क्या किशोर न्याय से जुड़ा है, और आरटी क्या शिक्षा के अधिकार से है। नेक्स्ट, तो कह रहा है अगला कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR का अध्यक्ष कौन होता है। तो NCPCR का अध्यक्ष कौन होता है, महिला एवं बाल विकास मंत्री, या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति, या प्रधानमंत्री। तो कह रहा है जो हमारे क्या राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR यानी राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। तो हमारा 14 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति। NCPCR के अध्यक्ष को राष्ट्रपति द्वारा क्या किया जाता है, नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट, कह रहा है सुप्रीम कोर्ट के अनुसार 14 से 18 वर्ष के बच्चे किस अपराध में वयस्क की तरह ट्रायल के योग्य हैं। तो किस अपराध में, चोरी में, हत्या या बलात्कार, धोखाधड़ी या मादक पदार्थ तस्करी। तो कह रहा सुप्रीम कोर्ट के अनुसार 14 से 18 वर्ष के बच्चे किस अपराध में वयस्क की तरह ट्रायल के योग्य हैं। तो वयस्क की तरह ट्रायल के योग्य कौन है, हमारा हो जाएगा हत्या या बलात्कार। तो कह रहा है 2015 के जे अधिनियम के अनुसार गंभीर अपराधों जैसे हत्या और बलात्कार क्या है, 16 से 18 वर्ष के बच्चों को क्या वयस्क की तरह ट्रायल किया जा सकता है। तो बढ़ते हैं आगे। तो कह रहा जे अधिनियम के अनुसार क्या है, गंभीर अपराध में हत्या बलात्कार 16 से 18 वर्ष के वयस्क की तरह ट्रायल किया जा सकता है, बाकी क्या है, यह नहीं है। नेक्स्ट, कर नवजात शिशु में सेप्सिस के प्रबंधन में प्राथमिक उपचार क्या है। ऑक्सीजन थेरेपी, एंटीबायोटिक्स, एम्फिसिलिन प्लस जेंटामाइसिन, या ORS, या ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो कर नवजात शिशु में सेप्सिस के प्रबंधन में प्राथमिक उपचार क्या है। नवजात शिशु के में सेप्सिस के प्रबंधन में क्या प्राथमिक उपचार क्या है। तो सेप्सिस के प्रबंधन में प्राथमिक उपचार क्या हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एंटीबायोटिक्स प्लस एम्पिसिलिन प्लस जेटामाइसिन। तो क्या करा, WHO के अनुसार नवजात शिशु में सेप्सिस के प्रबंधन के लिए क्या होता है, एंटीबायोटिक्स और एम्पिसिलिन प्लस जेटामाइसिन दिया जाता है। और ऑक्सीजन सांस लेने की तकलीफ को दूर करता है। ऑक्सीजन थेरेपी क्या, सांस लेने की तकलीफ को दूर करेगा। और ORS क्या, डायरिया के लिए है, यानी पानी की कमी। और ब्लड ट्रांसफ्यूजन यह क्या, एनीमिया में दिया जाता है। नेक्स्ट, ये सब पढ़ लिए हैं। कह रहा सिस्टिलिक फाइब्रोसिस का निदान किस टेस्ट से होता है, स्वेट टेस्ट, ब्लड कल्चर टेस्ट, एक्सरे टेस्ट, या अल्ट्रासाउंड। तो कह रहा सिस्टिक फाइब्रोसिस का निदान किस टेस्ट से होता है। तो सिस्टिक फाइब्रोसिस का निदान किस टेस्ट से होता है, तो हमारा राइट आंसर होगा स्वेद टेस्ट। तो स्वेद टेस्ट से होता है। तो बढ़ते हैं 18वें क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए 18वां क्वेश्चन कह रहा है कि रे सिंड्रोम किस सेवन से जुड़ा है, एस्पिरिन, पैरासीटामोल, एंटीबायोटिक्स, या एंटीहिस्टामाइन। तो कह रहा रे ए सिंड्रोम किसके सेवन से जुड़ा है। तो रे सिंड्रोम किसके सेवन से जुड़ा है, तो हमारा राइट आंसर होगा एस्पिरिन। तो बढ़ते हैं आगे। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, नवजात सेप्सिस में प्राथमिक उपचार क्या है, एम्पिसिलिन प्लस जेटामाइसिन, सिप्रोफ्लोक्सासिन, या पेनिसिलिन, या मेट्रोनिडाजोल। तो क्या रहा है, कह रहा नवजात सेप्सिस में प्राथमिक उपचार क्या है। तो नवजात सेप्सिस में प्राथमिक उपचार क्या है, तो नवजात सेप्सिस में प्राथमिक उपचार है एम्पिसिलिन प्लस जेटामाइसिन, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट। नेक्स्ट, कर टीकाकरण अनुसूची के अनुसार BCG का टीका कब दिया जाता है, जन्म के समय, 6 सप्ताह, 10 सप्ताह, या 14 सप्ताह। तो कह टीकाकरण अनुसूची के अनुसार BCG का टीका कब दिया जाता है। तो टीका अनुसूची के कारण अनुसार BCG का टीका कब दिया जाता है, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जन्म के समय। तो बढ़ते हैं आगे। तो अगला क्या कर रहा है, निपुण भारत मिशन का उद्देश्य क्या है, फाउंडेशन लिटरेसी का और न्यूमेरेसी, खेल गतिविधियों को बढ़ावा, स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार, और शिक्षक प्रशिक्षण। तो कह रहा निपुण भारत मिशन का उद्देश्य क्या है। तो निपुण भारत मिशन का उद्देश्य क्या है, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फाउंडेशन लिटरेसी और न्यूमेरेसी, फाउंडेशन लिटरेसी और न्यूमेरेसी। तो बढ़ते हैं आगे। कर स्कूल हेल्थ प्रोग्राम के तहत आयुष्मान ऐप किस लिए उपयोगी है, स्वास्थ्य रिकॉर्ड डिजिटलीकरण, या टीकाकरण अनुस्मारक, या पोषण ट्रैकिंग, या उपरोक्त सभी। तो कह रहा स्कूल हेल्थ प्रोग्राम के तहत आयुष्मान ऐप किस लिए उपयोगी है।
तो कह रहा है किसके तहत, स्कूल हेल्थ प्रोग्राम के तहत आयुष्मान ऐप किस लिए उपयोगी है, तो हमारा राइट आंसर होगा स्वास्थ्य रिकॉर्ड डिजिटीकरण के लिए और टीकाकरण अनुस्मारक और पोषण ट्रैकिंग, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो बढ़ते हैं आगे। तो कह रहा प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान यानी PMSMA के तहत गर्भवती महिलाओं को क्या प्रदान किया जाता है, निःशुल्क प्रसव पूर्व जांच, नगद हस्तांतरण, पोषण किट या स्वास्थ्य बीमा। तो कह रहा प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत गर्भवती महिलाओं को क्या प्रदान किया जाता है, तो हमारा 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए निःशुल्क प्रसव पूर्व जाँच। तो बढ़ते हैं आगे। तो देखिए 24वां कह रहा है मिशन इंद्रधनुष का लक्ष्य क्या है, 90% टीकाकरण कवरेज, एनीमिया उन्मूलन, कुपोषण में कमी, स्वच्छ पेयजल उपलब्धता। तो कह रहा मिशन इंद्रधनुष का लक्ष्य क्या है, तो मिशन इंद्रधनुष का लक्ष्य क्या है, ऑप्शन नंबर ए 90% टीकाकरण कवरेज। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा राष्ट्रीय डायरिया नियंत्रण कार्यक्रम NDCP का फोकस किस पर है, ORS का वितरण, स्वच्छता अभियान, जल शोधन या उपरोक्त सभी। तो कह रहा राष्ट्रीय डायरिया नियंत्रण कार्यक्रम का फोकस किस पर है, तो राष्ट्रीय डायरिया नियंत्रण कार्यक्रम NDCP का फोकस किस पर है, तो हमारा 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम RKSK के तहत मित्र क्लिनिक क्या प्रदान करते हैं, यौन स्वास्थ्य परामर्श, मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं या पोषण संबंधी सलाह या उपरोक्त सभी। तो कह रहा राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम RKSK के तहत मित्र क्लिनिक क्या प्रदान करते हैं, तो मित्र क्लिनिक क्या प्रदान करते हैं, यौन स्वास्थ्य परामर्श, मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं और पोषण संबंधी सलाह, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा राइट। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं हो गया और अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। तो यदि अच्छे से क्लियर हो रहा तो सेशन लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा मासिक धर्म स्वच्छता योजना के तहत क्या प्रदान किया जाता है, सैनिटरी नैपकिन, स्वच्छ शौचालय, जागरूकता कार्यशालाएं, उपरोक्त सभी। तो कह रहा मासिक धर्म स्वच्छता अभियान योजना के तहत क्या प्रदान किया जाता है, सैनिटरी नैपकिन, फिर स्वच्छ शौचालय और जागरूकता कार्यशालाएं और उपरोक्त सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा राइट। ये सारे आंसर हो जाएंगे सही। तो बढ़ते हैं 28वें क्वेश्चन की तरफ। तो कह रहा है राष्ट्रीय बाल नीति 2013 का मुख्य उद्देश्य क्या है, बाल मृत्यु दर में कमी या बच्चों के अधिकारों का समग्र संरक्षण या बाल श्रम उन्मूलन या स्कूली शिक्षा सार्वभौमिकरण। तो कह रहा राष्ट्रीय बाल नीति 2013 का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो राष्ट्रीय बाल नीति 2013 का मुख्य उद्देश्य है बच्चों के अधिकारों का समग्र संरक्षण, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। तो आइए बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो कह रहा बाल संरक्षण सेवाएं CPS का प्राथमिक फोकस किस पर है, शोषित बच्चों का पुनर्वास या अनाथ बच्चों को गोद लेना या स्कूली शिक्षा प्रदान करना या पोषण सहायता। तो कह रहा बाल संरक्षण सेवाएं का प्राथमिक फोकस किस पर है, तो बाल संरक्षण सेवाओं का प्राथमिक फोकस किस पर है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा शोषित बच्चों का पुनर्वास। तो शोषित बच्चों का पुनर्वास, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। तो बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा कावासाकी रोग का प्रमुख लक्षण क्या है, 5 दिनों तक बुखार, जीभ में स्ट्रॉबेरी उभार या हाथ पैरों में सूजन या उपरोक्त सभी। तो कह रहा कावासाकी रोग का प्रमुख लक्षण क्या है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही, 5 दिनों तक बुखार, जीभ में स्ट्रॉबेरी उभार और हाथ पैरों में की सूजन, यह क्या है, कावासाकी रोग का प्रमुख लक्षण है। तो उम्मीद है ये 30 क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो 30 में आपने कितने क्वेश्चन राइट किए हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपके 5 ही सही हो रहे हैं, 10 ही सही हो रहे हैं, हमें ज़रूर बताइए। ऐसा नहीं है कि क्या आपको कोई फांसी पर चढ़ा देगा, आप शर्माइए मत, शर्माने से आपका सिलेक्शन होने वाला नहीं है, वो आपके ही काम आएगा, शर्म काम नहीं आएगा। तो शर्माइए मत, 10 क्वेश्चन सही हो रहे हैं कमेंट कीजिए कि 10 ही क्वेश्चन सर मेरा सही हुआ, अगली बार सही होगा। प्रैक्टिस कर मेक्स मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस ही क्या करता है आपको परफेक्ट बनाता है। तो प्रैक्टिस करेंगे तभी तो आप परफेक्ट बनेंगे। और सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। कम से कम सब्सक्राइब का तो पैसा तो लगने वाला नहीं, किसी चीज़ का पैसा नहीं लग रहा, आपको फ्री ऑफ कास्ट इतने क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, 6000 प्लस क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो सोचिए पहले फ्री में आपको क्या मिल सकता है, फ्री में इतना कुछ मिल रहा है तो इससे बढ़कर आपके लिए क्या हो सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।